प्यारे विद्यार्थियों, आज आप क्षितिज भाग 1 में अध्याय 5 पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यह पाठ एक नन्ही सी बालिका, किशोर लड़की नाना धुंधुपंत की पुत्री मैना पर आधारित है। मैना, जो कि आपकी ही उम्र की रही होगी, उसे अंग्रेज़ों ने कैसे जिंदा जलाकर भस्म कर दिया, उसकी कहानी इस अध्याय में है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपकी जैसी उम्र की उस लड़की ने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला करते हुए संघर्ष जो किया, फिर बलिदान दिया, ये आपके लिए गौरवपूर्ण, हम सभी के लिए बहुत गौरवपूर्ण प्रेरणादायी बात है कि कैसे देश को बचाने के लिए हमें भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को चपला देवी ने लिखा है। चपला देवी इस पाठ की लेखिका है। वे कहती है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके जीवन का जो उत्कर्ष है, जीवन की जो ऊंचाई है, हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा, भूली जा चुकी परंपरा से किशोर पीढ़ी को भी परिचित कराने के लिए, आप सभी को जानकारी कराने के उद्देश्य से इस रचना को, इस पाठ को आपके लिए हूबहू लिखा है। कैसे हूबहू? सेम लिखा है। कैसे सेम? जैसे यह पाठ उस वक्त एक पत्रिका में छपा था, जिस पत्रिका का नाम हिंदू पंच था। उस हिंदू पंच में यह पत्रिका बलिदान अंक नामक पाठ या शीर्षक से छपी हुई थी। तो बच्चों, आपको प्रेरित करने के लिए और परिचित कराने के लिए यह पाठ लिखा गया है कि युवा पीढ़ी या किशोर पीढ़ी भी आज़ादी से पहले देश को आज़ाद करने में किस तरह अपना योगदान दे रही थी, और आगे आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़े तो किशोर लोग भी अपने देश के प्रति प्रेम या राष्ट्र प्रेम के बारे में हम जो निबंध भी लिखते हैं, तभी लिखते हैं ताकि किशोरावस्था से ही, बचपन से या किशोरावस्था से ही विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर, नागरिकों के अंदर, देश के जनता के अंदर जागरूकता फैल जाए कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है। तो विद्यार्थियों, यह पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया नामक शीर्षक से लिखा हुआ पाठ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पाठ हूबहू कहाँ से लिया है? हिंदू पंच नामक पत्रिका के बलिदान अंक से। तो सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता, क्या विद्रोह किया था? धुंधुपंत नाना साहब ने किसका विद्रोह किया था? अंग्रेज़ों का। भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, ये हमारा देश है, हम यहाँ खुद राज कर सकते हैं। तो यह सुनकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, या अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया था। उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर होता क्या है कि नाना धुंधुपंत साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। तो जब वे अंग्रेज़ों से बचकर भागने लगे तो वे अपनी पुत्री को अपने साथ ना ले जा सके। वे अपनी पुत्री को वहीं महल में छोड़ गए जल्दबाजी में। तो देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से
निर्दयता, क्रूरता में ना निर्दयता से उस निरीह, असहाय और निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो, देवी को, देवी कहा है यहाँ पर मैना को अग्नि मैंने आग में भस्म कर दिया। तो उसी का यहाँ पर रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा। तो उस लड़की का जो यहाँ पर रोमांचकारी वर्णन है, बोलते हैं कि लेखिका कहती है कि अगर कोई पाषाण दिल हो, पत्थर दिल आदमी भी हो, कठोर दिल आदमी भी हो, वे भी पिघल जाएगा जब वे इस लड़की की कहानी पढ़ेंगे। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। ये जो स्थान है हमारे देश के अंदर ही है, भारत देश के अंदर है। बिठूर हो गया, कानपुर हो गया बच्चों। तो पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी उस महल में। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर सी लड़की, अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका उनको कहीं भी दिखाई नहीं दी। अचानक उसको बरामदे में खड़ी होकर देखते हुए अंग्रेज सेनापति को वह लड़की गोले बरसाने से मना कर देती है। उसका करुणापूर्ण दया भरा मुख और अल्प वयस होता है कम आयु देखकर, कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। जड़ माने होता है निर्जीव, इसको मृत वस्तु भी कह सकते हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्यों के अनुरोध से, यानी कि मेरा कर्तव्य है, मुझे ड्यूटी निभानी पड़ेगी और मुझे इस मकान को गिराना ही पड़ेगा। मुझे इस तरह का आदेश है मेरे ऑफिसर का, मेरी सरकार का। सेनापति ने ऐसा कहा। इस पर बालिका ने परिचय देते हुए, अपनी पूरी जानकारी देते हुए कहा कि मैं कौन हूँ। ऐसा जानकारी दी। कैसे कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी सी कन्या जिसका नाम मैरी था, उसमें और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे दिल से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपने पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। आपकी पुत्री जो मैरी है, उसकी मृत्यु से
मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी भी अब तक मेरे पास है। तो इस तरह से जो है मैना सेनापति जनरल हे को समझाती है, अपना परिचय देती है। यह सुनकर क्या होता है कि सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी मैंने सहेली। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। इस समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे। इसी वक्त क्या होता है कि जो जनरल हे से भी बड़े ऑफिसर थे, कौन, प्रधान सेनापति जनरल आउटरम, वे वहाँ आ पहुँचते हैं और उन्होंने बिगड़कर गुस्सा करते हुए सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक कहा, विनयपूर्वक मैंने विनम्रतापूर्वक, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। बोलते मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको मैं उड़ा दूँ, पर आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिसर, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। बोलते इसके लिए भी बोलते मेरे आउटरम कहता है कि मेरे से भी ऊपर का जो ऑफिसर है गवर्नर जनरल, उसकी आज्ञा, अगर वो आज्ञा दे दें या वो दया करें या तो बच सकता है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का बहुत क्रोध है। और आगे कहते हैं आउटरम कि नाना साहब पर जो अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वे तो पूरे नाना के वंश को और उसकी महल को, हर वस्तु को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी सरकार और उनके बड़े ऑफिसर गवर्नर जनरल का मानना है या उनकी सोच है। सेनापति हे तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार दे देना चाहिए। तो बोलते अगर ऐसी बात है तो बोलते लॉर्ड कैनिंग जो है वही तो है, बोलते इस वक्त गवर्नर जनरल बोलते हैं। तो इसलिए वे इंग्लैंड में है, तो इसलिए उनको हम तार भेज देते हैं। तार का मतलब हुआ एक सुविधा थी अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचाने की। तार था पहले, तार के बाद फिर टेलीग्राम, फिर टेलीफोन, आज मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये पहले तार के माध्यम से जो है संदेश दिया जाता था, जब फ़ोन इत्यादि नहीं होते थे। जब तार भी नहीं होता था तो चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। पता ही आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ भी आपने पढ़ा है, उसमें भी आपने ये सारी बातें पढ़ी थी बच्चों। तो आगे आउटरम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो आउटरम जो है अपने छोटे अधिकारी कौन, जनरल हे को बताते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस मैंने नष्ट किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक मैंने मुख्य दरवाज़ा या दरवाज़ा, महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का कहीं पता नहीं चला। देखिए बच्चों, उस दिन संध्या समय, शाम के समय, लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। लॉर्ड कैनिंग का तार आया, संदेश आया इंग्लैंड से, जो उनको संदेश भेजा गया था। पहले उसी का ही कोई एक तार आ गया, एक संदेश आ गया या उत्तर आया होगा, जिसका मतलब ये था, जिस उत्तर का
कि लंदन मतलब लंदन ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन के थे ना अंग्रेज, तो लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह, जिनकी यानी कोई भी यादगार है, स्मृति चिन्ह मैंने नाना की कोई भी वस्तु है, कोई भी यादगार है, कोई भी जगह जमीन है या रिश्तेदार है, महल है, उस सब को मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। बोलते वहाँ जो आदेश दिया गया वहाँ से, वो आदेश हमें मानना पड़ेगा। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम, क्रूर मतलब निर्दयी, जो दया ना करता हो, उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल माने सुंदर और विशाल राज मंदिर पर, उस महल पर, राज मंदिर मतलब राजमहल पर तोप के गोले बरसाने लगा। एक घंटे भर में पूरे महल को मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स का मतलब वहाँ का प्रसिद्ध अखबार, कौन सा अखबार? टाइम्स अखबार। जैसे यहाँ भी अमर उजाला अखबार है, दैनिक जागरण है, और द ट्रिब्यून है, इस तरह के अखबार यहाँ भी है। तो वहाँ भी का भी प्रसिद्ध अखबार टाइम्स। तो उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, इस महल के बारे में लिखा गया। या क्या लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब, दुर्दांत यहाँ नाना साहब को दुर्दांत कहा है, ऐसा कहा है कि भाई खतरनाक राक्षस की तरह व्यक्ति, नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। क्योंकि कानपुर में सब पहले क्या है, विद्रोह करते हुए नाना साहब ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। भाई यहाँ से भागो नहीं तो हम मारेंगे, पर मारा भी था उनको। पर फिर भी अंग्रेज शक्तिशाली थे, तो फिर इनकी शक्ति के सामने जो है अपनी जान बचाने के लिए नाना साहब को भागना पड़ा। फिर आखिर में तो फिर वो मारे ही गए थे। जैसे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो सुनिए आगे। उस दिन पार्लियामेंट होता है संसद, जैसे हमारे देश की संसद है, दिल्ली में है, पता है आपको, जहाँ से देश का शासन चलाने के लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, योजनाएं बनती हैं। तो उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा कहाँ? अंग्रेजी पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्टर बड़ी हंसी हुई। सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। उस रिपोर्ट पे बहुत हंसी हुई। कौन सी रिपोर्ट? जो जनरल हे, जो कि देवी मैना को जानते थे, उन्होंने उसको बचाने की एक रिपोर्ट भेजी थी वहाँ के लिए, एक तार भेजा था। उस पर अंग्रेजी लोग वहाँ पर हंसे, खूब बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। और वो मजाक छाप भी दिया अखबार पे। क्या छापा? देखिए कैसे इल्ज़ाम लगाया उन जनरल हे पर भी उन्होंने, किन्होंने? अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी अफसरों ने, जो जनरल हे से बड़े अफसर थे, क्योंकि वे माफ़ करवाना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे देवी मैना को। तो उन पर उन्होंने किस तरह से इल्ज़ाम लगाया, कैसे उन्होंने उनके ऊपर समाचार छापा, देखिए आप। कि हे के लिए, हे जनरल हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में बूढ़ी आयु में, वृद्धावस्था में, सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के
सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। ऐसा मजाक उड़ाया वहाँ पर, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे मत से, मत मैंने विचार, हमारे मत से नाना के पुत्र हो, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले उनको मार डालो। नाना की जिस कन्या से हे इतना प्रेम करने लगे हैं या उनसे उन्होंने अपना प्रेम संबंध स्थापित कर दिया है, उसको अब ऐसा करो कि उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। देखिए, सन 57 के सितंबर मास में, सन 1857 के सितंबर महीने में आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका, चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र, साफ सुथरा चमकते हुए वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद, नाना साहब के जो भग्नावशिष्ट खंडहर हो चुके, थोड़े बहुत अवशेष बचे किसके, उस महल के, प्रासाद होता है महल, बचे खुचे महल के अवशेष के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल, खतरनाक, डरावना, भयावह रूप धारण करके जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर ना देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, रोने के जैसे स्वर में बोली, रोने की जैसी स्थिति के स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता, महाराष्ट्र के इतिहासकार महादेव चिटनवीस के बाखर नाम अखबार में, पत्र में छपा था। क्या छपा था? कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई, उठती हुई आग की लपटों में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में, भयंकर आग में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका, अद्भुत अनोखी देवी जैसी लड़की को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ऐसा फिर महाराष्ट्र के अखबार में, बाखर पत्र में छपा था। तो बच्चों, ये इस पाठ की कहानी है। आप इसको पढ़ें और समझकर पढ़ें। अति रोचक, प्रेरणादायी और दुखदायी सी भी कहानी है। इसको आप और प्रश्न अभ्यास आपका तभी हल होगा जब आप इस अध्याय को जो है गहनता से, बारीकी से पढ़ने के अच्छे मूड, पढ़ने के लिए अच्छा मूड बनाकर पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे।